बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 17 का लास्ट टॉपिक है हिस्टैरिसीस लूप, जो कि वेरी इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले आप आइडिया लें कि हिस्टैरिसीस का मतलब क्या होता है। किसी भी दो चीज़ों के दरमियान जब भी फेज डिफरेंस होगा, मतलब लीड और लैग का कंसेप्ट आएगा, इसको हिस्टैरिसीस बोलते हैं। बेसिकली हमारा टॉपिक है हिस्टैरिसीस लूप। जब भी मैग्नेटाइजेशन P और मैग्नेटाइजिंग करंट की डिफरेंट वैल्यूज़ को लेके एक ग्राफ ड्रा करवाया जाता है, तो वो ग्राफ एक लूप की शेप में बनता है। उस लूप को हिस्टैरिसीस लूप कहते हैं। इसमें मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक करंट में लीड और लैग का कंसेप्ट मौजूद होता है। तो डेफिनेशन क्या होगी हिस्टैरिसीस लूप की? द ग्राफ बिटवीन फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटाइजेशन, एक ही चीज़ है। द ग्राफ बिटवीन फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटाइजेशन ऑफ द स्पेसिमन for the different value of magnetizing current form a loop which is called hysteresis loop। ऐसा ग्राफ जो किसी मैग्नेटिक करंट और मैग्नेटाइजेशन के दरमियान ग्राफ जब ड्रा करवाया जाता है तो वो एक लूप की शेप में बनता है, जिसको हिस्टैरिसीस लूप का नाम दिया जाता है। ये फ़र्ज़ करें हमारे पास एक ब्लॉक है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो बच्चों, हमने फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में पढ़ा था कि इनके अंदर सब एटॉमिक रीजन्स होते हैं, जिनको डोमेन बोला जाता है। हर डोमेन के अंदर जितना भी फील्ड होते हैं वो पैरेलल होते हैं। इस वजह से डोमेन्स के अंदर माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर नॉर्थ और साउथ रीजन होते हैं, इस तरह के। अब ये फ़र्ज़ करें हमारे पास एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को आपने इस तरह एक सोलेनाइड के अंदर प्लेस करवाया है और उस सोलेनाइड को आपने एक अल्टरनेटिंग सोर्स के साथ अटैच करवाया है। जब सर्किट कंप्लीट होगा, अल्टरनेटिंग करंट विल फ्लो थ्रू द सोलेनाइड। व्हेन द करंट पास थ्रू द सोलेनाइड, देन a magnetic field produce इन द सोलेनाइड, जो हमने चैप्टर नंबर 13 के अंदर पढ़ा था। ड्यू टू चेंज ऑफ करंट, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आल्सो कंटिन्यूसली चेंज। अल्टरनेटिंग करंट है, तो लेट्स सपोज ये अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ है। करंट ज़ीरो से मैक्सिमम की तरफ जाएगा, मैक्सिमम से ज़ीरो की तरफ, फिर दोबारा ज़ीरो से नेगेटिव की तरफ, और फिर अब दोबारा ज़ीरो की तरफ। तो अपना ये एक साइकिल कंप्लीट करेगा। तो बच्चों, जब ये अपना एक साइकिल कंप्लीट करता है, उतनी देर में ये जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की डोमेन्स होती हैं, इनके अंदर ये जो डोमेन्स की अलाइनमेंट होती है वो भी करंट के चेंज होने से चेंज हो रही होती है। सपोज़ जब करंट इसमें से गुजारना स्टार्ट किया गया, तब अभी करंट ज़ीरो पे है लेट्स सपोज, तो इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की जो डोमेन्स होंगी वो रैंडमली अलाइन हुई हैं। मतलब नेट जो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डोमेन है वो ज़ीरो के बराबर है। लेकिन जैसे जैसे तो वन पोजीशन के ऊपर, मतलब करंट अगर ज़ीरो है तो ये वन का मतलब है फर्स्ट पॉइंट के ऊपर इस तरह की सिचुएशन होगी, जिसके अंदर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की डोमेन्स जो हैं वो रैंडमली अलाइन हुई हैं।
जब करंट बढ़ेगा, करंट ज़ीरो से अपने मैक्सिमम पॉइंट तक जाएगा, तो ये जो डोमेन्स होंगी ये भी सारी एक ही डायरेक्शन के अंदर अलाइन हो जाएंगी। तो सेकंड पोजीशन के ऊपर मीन व्हेन द करंट विल रीच एट इट मैक्सिमम पोजीशन ऑल द डोमेन्स आर इन द सेम डायरेक्शन। तो ये सारी डोमेन जो होंगी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो कि करंट गुजरने की वजह से सोलेनाइड के अराउंड बन रहा है उसकी डायरेक्शन में ये सारी डोमेन्स अपने आप को अलाइन कर लेंगी। अलाइन होने की वजह से वन एंड ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल साउथ बन जाएगा और अदर एंड जो है वो नॉर्थ बन जाएगा अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ डोमेन्स। अगेन जब करंट जो है वो डिक्रीज़ होगा तो करंट के डिक्रीज़ होने से इनके अंदर ये जो अलाइनमेंट आई है ये आहिस्ता आहिस्ता अगेन डिसअलाइन होना शुरू होंगी। और जब करंट अगेन ज़ीरो पे पहुंचेगा तो करंट के अगेन ज़ीरो पे पहुंचने पे अगेन करंट के डिक्रीज़ होने से अलाइनमेंट ऑफ डोमेन जो है वो दोबारा डिसअलाइन होना शुरू होती हैं। ज़ीरो पॉइंट पे करंट पहुंचने पे ये जो डोमेन होती हैं वो मुकम्मल तौर पर डिसअलाइन नहीं होती। मुकम्मल तौर पर डिसअलाइन होने के लिए उनको या करने के लिए उनको थोड़ा सा नेगेटिव करंट प्रोवाइड करना पड़ता है। तो जब ये थोड़ा सा नेगेटिव करंट मतलब थ्री पोजीशन के ऊपर पहुंचता है तो अलाइन से वो दोबारा डिसअलाइन की फॉर्म में आ जाती है। तो इस सिचुएशन में फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की डोमेन अलाइन होने की वजह से वन एंड साउथ बना हुआ था, अदर एंड नॉर्थ बना हुआ था अकॉर्डिंग टू द अलाइनमेंट ऑफ द डोमेन। लेकिन जब उसको थोड़ा सा नेगेटिव करंट फर्दर प्रोवाइड करते हैं तो नेगेटिव करंट की वजह से वो अलाइनमेंट ख़त्म होने की वजह से फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है वो दोबारा उसकी जो नॉर्थ और साउथ रीजन है वो ख़त्म हो जाते हैं। तो फर्दर जब हम नेगेटिव करंट को बढ़ाते हैं, फर्दर नेगेटिव करंट को बढ़ाने से ये दोबारा यही जो डोमेन्स होती हैं अब नेगेटिव करंट मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर अलाइन होना शुरू हो जाती हैं। तो जब करंट अपने मैक्सिमम नेगेटिव पॉइंट पे पहुंचता है तो डोमेन जो होती हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर अलाइन हो चुकी होती हैं। तो इस सिचुएशन के अंदर ये वाला रीजन साउथ बन जाएगा और ये वाला रीजन नॉर्थ बन जाएगा अकॉर्डिंग टू द अलाइनमेंट ऑफ द डोमेन। फर्दर जब करंट दोबारा मैक्सिमम नेगेटिव से दोबारा ज़ीरो की तरफ जाएगा अगेन ये जो अलाइनमेंट है वो डिसअलाइन शुरू होती है। ज़ीरो पॉइंट पे पहुंचने के बाद अगेन डोमेन मुकम्मल तौर पर डिसअलाइन नहीं होती, थोड़ी सी अलाइनमेंट उसके अंदर रह जाती है। जब उनको दोबारा फिर फर्दर डिसअलाइन करना होता है फिर थोड़ा सा पॉजिटिव करंट उनको प्रोवाइड करना पड़ता है। तो इस पोजीशन पे जाके वो दोबारा मुकम्मल तौर पर डिसअलाइन होके इस तरह की दोबारा स्टार्ट वाले रीजन के अंदर अरेंज हो जाती हैं। तो मतलब करंट ज़ीरो पे जब वो मुकम्मल तौर पर डिसअलाइन थी फिर मैक्सिमम करंट पे मैक्सिमम पॉजिटिव करंट पे एक डायरेक्शन में अलाइन हो गई, मैक्सिमम नेगेटिव करंट पे दूसरी डायरेक्शन में अलाइन हो गई हैं। तो इस तरह अगेन एंड अगेन जब करंट जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव नेगेटिव से पॉजिटिव के अंदर चेंज होता है तो डोमेन्स ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल भी अलाइन डिसअलाइन होने की वजह से मटेरियल जो है उनके नॉर्थ और साउथ रीजन जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। अब अगर इसको ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इस टॉपिक के अंदर कुछ टर्म्स हैं जैसे हिस्टेरिसिस है। अब बच्चों अगर हम इसके ग्राफ की बात करें तो ये ग्राफ हम ड्रा करवा रहे हैं मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक करंट के दरमियान में। शुरू में जब डोमेन मुकम्मल तौर पर डिसअलाइन होती हैं, मुकम्मल तौर पर डिसअलाइन होने की वजह से मैग्नेटाइजेशन ज़ीरो होती है। तो ये ज़ीरो पॉइंट जैसे जैसे आपने करंट को इन्हांस करते जा रहे हैं वैसे वैसे मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज़ होती जा रही है। ये जो पोर्शन ओ ए है ये उस वक़्त अटेन होता है जब करंट इंक्रीज़ हो रहा होता है। ठीक है जी। और फिर जब मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचने के बाद
फिर करंट डिक्रीज़ होना शुरू होता है तो ये ए आर पोर्शन अटेन होता है। तो बच्चों यहाँ पे देखने वाली बात है, करंट दोबारा अगर ज़ीरो पे आ गया है तो मैग्नेटाइजेशन दोबारा वापस ज़ीरो पे नहीं आई, बल्कि करंट के ज़ीरो होने के बावजूद उसके अंदर थोड़ी सी मैग्नेटाइजेशन बरकरार रहेगी, क्योंकि करंट के ज़ीरो होने के बावजूद ये जो डोमेन्स होती हैं वो थोड़ी बहुत उनके अंदर अलाइनमेंट मौजूद रहती है। उस अलाइनमेंट के मौजूद रहने की वजह से उसके अंदर मैग्नेटाइजेशन भी बरकरार रहती है। तो ओ ए पोर्शन तब ऑब्टेन होता है जब करंट इंक्रीज़ हो रहा होता है, और ए आर पोर्शन तब ऑब्टेन होता है जब करंट डिक्रीज़ हो रहा होता है। तो अगर आप लोग देखें किसी भी वैल्यू ऑफ करंट के ऊपर, यहाँ पे करंट जो है वो ज़ीरो हो गया लेकिन मैग्नेटाइजेशन मौजूद रह रही है जब करंट को डिक्रीज़ कर रहे हैं। तो वी कैन सी फॉर एनी वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजिंग करंट द मैग्नेटाइजेशन is always greater. करंट ज़ीरो, मैग्नेटाइजेशन इज़ नॉन ज़ीरो, पॉजिटिव वैल्यू। तो इसका मतलब है मैग्नेटाइजेशन इज़ ग्रेटर दैन मैग्नेटाइजिंग करंट व्हेन द मैग्नेटाइजिंग करंट इज़ डिक्रीजिंग दैन व्हेन द मैग्नेटाइजिंग करंट इज़ इंक्रीज। जब मैग्नेटाइजिंग करंट इंक्रीज हो रहा होता है तब इसकी जो मैग्नेटाइजेशन है वो नेगेटिव हाफ के अंदर होती है, जबकि जब करंट डिक्रीज हो रहा होता है तब मैग्नेटाइजेशन जो है वो पॉजिटिव हाफ के अंदर होती है। सो वी कैन से that the value of the flux density for any value of current is always greater when the current is decreasing than when the current is increasing। तो इस फिनोमिना से हम लोग कह सकते हैं इन दिस सिचुएशन यहाँ पे करंट ज़ीरो है जबकि मैग्नेटाइजेशन पॉजिटिव है। सो वी कैन से डैट इन दिस सिचुएशन मैग्नेटाइजेशन लीड द मैग्नेटाइजिंग करंट, या मैग्नेटाइजिंग करंट जो है वो अगर जब करंट इंक्रीज़ हो रहा होता है तो यहाँ पे जब करंट इंक्रीज़ हो रहा होगा तो मैग्नेटाइजेशन जो है वो नेगेटिव होगी और करंट जो है वो ज़ीरो है। तो वी कैन से डैट in this situation magnetization lag behind the magnetizing current when the current is increasing. This phenomena is called hysteresis। जो सेकंड पॉइंट है रिटेंटिविटी, या इसको दूसरा नाम है रेमानेंस, रिमेन से रेमानेंस, रिटेन से रिटेंटिविटी, बल्कि इससे पहले एक पॉइंट है सैचुरेशन। सैचुरेशन का मतलब क्या होता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन का नाम सुना होगा, मैक्सिमम जब किसी सॉल्वेंट के अंदर कोई सॉल्यूट मैक्सिमम हल हुआ होता है तो उसको हम कहते हैं ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। तो सैचुरेशन का मतलब है कि जब करंट के बढ़ने से जो फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटाइजेशन जो है वो भी ज़ीरो से अपने मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचती है। तो इस स्टेज के ऊपर जब किसी भी मटेरियल के अंदर मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ अटेन हो जाती हैं तो इससे ज़्यादा मैग्नेटाइजेशन नहीं आ सकती, तो दिस पोजीशन या इस पोजीशन के ऊपर कहा जाता है मटेरियल जो है वो मैग्नेटिकली सैचुरेट हो गया, या मटेरियल जो है वो मैग्नेटिकली सैचुरेटेड है, क्योंकि इससे ज़्यादा मैग्नेटाइजेशन मटेरियल के अंदर इंट्रोड्यूस नहीं हो सकती। तो सैचुरेशन मतलब जब आप करंट को किसी डायरेक्शन के अंदर बढ़ाते हैं, ये पॉजिटिव सैचुरेशन। अगर नेगेटिव साइड पे करंट को बढ़ाएंगे तो इस साइड पे मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन आ रही है तो ये भी सैचुरेशन पॉइंट कहलाएगा। तो इन पोजीशंस के ऊपर कहा जाता है मटेरियल जो है वो मैग्नेटिकली सैचुरेटेड हो गया। थर्ड पॉइंट है जी रिटेंटिविटी। तो जैसा कि बच्चों आप लोगों को बताया
कि करंट के कम करने से मैग्नेटाइजेशन भी कम होती है, लेकिन करंट के ज़ीरो होने से मैग्नेटाइजेशन तो ज़ीरो नहीं होती, बल्कि उसके अंदर कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रह जाती हैं। तो ये जो मटीरियल के अंदर ये करंट के ज़ीरो होने पे उसके अंदर मैग्नेटाइजेशन जो रह जाती है, कुछ बाकी रहने की वजह किस वजह से रहती है, ड्यू टू द अलाइनमेंट ऑफ डोमेन्स की वजह से। इस प्रॉपर्टी को या इस पॉइंट को रिटेंटिविटी या सैचुरेशन का नाम दिया जाता है। और ये फिर बता रहा हूँ ये किस वजह से होती है, करंट के ज़ीरो होने के बावजूद ड्यू टू पार्शली अलाइनमेंट ऑफ डोमेन की वजह से होती है। अब अगर आप इस मटेरियल को पार्शली अलाइन से मुकम्मल तौर पर डिसअलाइन करना चाहते हैं तो हम उसको नेगेटिव करंट प्रोवाइड करेंगे। करंट इस साइड पे पॉजिटिव है तो इस साइड पे नेगेटिव, तो नेगेटिव करंट को जब थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो अलाइनमेंट ऑफ डोमेन फर्दर डिसअलाइन होगी और एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ करंट के ऊपर आके ये जो अलाइनमेंट है वो मुकम्मल तौर पर अपनी फर्स्ट कंडीशन में, जब वो मुकम्मल तौर पर डिसअलाइन होती हैं उस सिचुएशन में आ जाती हैं। तो ये जो पॉइंट होता है इसको कोर्सिव पॉइंट का नाम दिया जाता है। तो जब भी कोई मटेरियल मैग्नेटाइज हो जाता है तो उसको एक दफ़ा मैग्नेटाइज हो गया, फिर आप उसको डीमैग्नेटाइज करें, फिर मैग्नेटाइज करें, तो मटेरियल कभी भी अपने ओरिजिन के अंदर से पास नहीं होता, वो हमेशा एक लूप की शेप बनाता रहता है जिसको हिस्टैरिसीस लूप का नाम दिया जाता है। और वो जो करंट होता है वो मैग्नेटाइजिंग करंट जो मैग्नेटाइजेशन को दोबारा ज़ीरो तक लाने के लिए ये जो नेगेटिव करंट प्रोवाइड किया जा रहा है, डैट करंट इज़ कॉल्ड कोर्सिव करंट, और इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है कोर्सिविटी। बच्चों नेक्स्ट है एरिया ऑफ द लूप। ये जो ग्राफ का एरिया होता है, एरिया ऑफ द लूप पर ये हमें उस एनर्जी के बारे में बताता है कि हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। जितना लूप ज़्यादा वाइड होगा उतना ही मटेरियल हार्ड होगा। इसका मतलब है हार्ड मटेरियल को मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होने के लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो ये जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है किसी भी मटेरियल को मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने के दौरान एनर्जी ज़ाया भी हो रही होती है, उस एनर्जी के लॉस को हिस्टैरिसीस लॉस बोला जाता है। तो जितने हार्ड मटेरियल होंगे उनमें एनर्जी का लॉस ज़्यादा होगा, क्योंकि उसमें मटेरियल की डोमेन्स को अलाइन और डिसअलाइन करना मुश्किल होता है, इस वजह से उनका ग्राफ जो है वाइड बनेगा। जबकि जो मटेरियल सॉफ्ट होते हैं उनके अंदर जो डोमेन्स होती हैं वो इजीली अलाइन और डिसअलाइन हो रही होती हैं, इस वजह से उनका ग्राफ जो है वो नैरो बनता है। स्टील हार्ड मटेरियल है, इस वजह से उसका ग्राफ जो होगा वो वाइड बनेगा, जबकि आयरन एक सॉफ्ट मटेरियल है उसका ग्राफ जो होगा वो नैरो बनेगा। तो किसी भी मटेरियल के अगर हमारे पास दो मटेरियल हैं तो उनका अगर CRO की मदद से अगर उनका हिस्टैरिसीस लूप ड्रा करवाया जाए तो हम उनके लूप को कंपेयर करके हम बता सकते हैं इनमें से कौन सा मटेरियल जो है वो हार्ड मटेरियल है और कौन सा मटेरियल जो है वो सॉफ्ट मटेरियल है। तो हार्ड मटेरियल के लिए एरिया ऑफ द लूप ज़्यादा होगा और उसमें हार्ड मटेरियल को मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने के लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी और इसमें एनर्जी का लॉस भी ज़्यादा होगा। तो बच्चों यही मटेरियल जो होते हैं, जो हार्ड और सॉफ्ट मटेरियल होते हैं, यही मटेरियल जो है अब प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद के ऊपर डिफरेंट टाइप्स के मैग्नेट बनाने में इस्तेमाल होते हैं। अगर हम परमानेंट मैग्नेट बनाना चाहते हैं तो हम एक ऐसा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इस्तेमाल करेंगे जिसकी रिटेंटिविटी भी हाई होगी और जिसकी कोर्सिविटी भी हाई होगी। जबकि अगर हम ऐसा मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी रिटेंटिविटी भी लो है और कोर्सिविटी भी लो है, तो ऐसे मटेरियल लो रिटेंटिविटी और लो कोर्सिविटी वाले जो मटेरियल होते हैं
वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की कोर बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। परमानेंट के लिए हाई टेंटिविटी और कुर्सिविटी चाहिए होती है, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए लो टेंटिविटी और कुर्सिविटी वाले मटेरियल रिक्वायर्ड होते हैं। इस तरह जो मटेरियल सॉफ्ट होंगे आल्टरनेटिंग सर्किट के अंदर उनका इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादातर, ताकि इनर्जी के वेस्टेज को कम किया जा सके, क्योंकि जितने हार्ड मटेरियल होते हैं वो इनर्जी का लॉस ज़्यादा करते हैं। इस वजह से आल्टरनेटिंग सर्किट के अंदर ऐसे मटेरियल इस्तेमाल किए जाते हैं जिनका हिस्टैरिसीस लूप नैरो हो। नैरो वाले मटेरियल क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, जिस वजह से वो इनर्जी को कम लॉस करवाते हैं। एनर्जी लॉस अगर हमारा कम होगा तो आउटपुट हमारी ज़्यादा होगी। बच्चों ये टॉपिक आपने 2 से 3 दफ़ा बड़ी डिटेल में इसको रीड करना है, बड़ी अच्छे तरीके से इसको समझ के ये डायग्राम बनानी आनी चाहिए। और फिर ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे पॉइंट्स अलग-अलग शॉर्ट क्वेश्चन में एमसीक्यूज़ के तौर पर पूछे जा सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर मैं कहूँ कि ये चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो इसमें कोई दो राय बात नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अकॉर्डिंग टू लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छे तरीके से रीड करें, 2 से 3 दफ़ा पढ़ें। जहाँ पे ना समझ आए उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। कोई पॉइंट अगर हो तो वो शेयर करें ग्रुप में, उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफिज़।